इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो इनमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि पूरी किताब यानी क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, उन प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए आते हैं। और पूरी किताब में जितने भी आपके महत्वपूर्ण वो विकल्पी होते हैं, उनमें से जो आपका सबसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपका हो जाता है पॉइंट नंबर सेकेंड। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे पूरी किताब से। उसके बाद फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर में आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन प्रश्नों को करने वाले हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग इस पूरी किताब में यानी क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनकी बहुत ज़्यादा है संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, उन प्रश्नों को करेंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक वॉच कीजिएगा। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को जो हम लोग करने वाले थे, उसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो इसमें अब हमारा इसमें जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। हम लोग को बताना ये है कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग शुद्ध जर्मेनियम में किस चीज़ को मिलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में 17 में 2 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग शुद्ध जर्मेनियम में किस अपद्रव्य को मिलाते हैं। जिसको भी इसका आंसर पहले से पता है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है, पहला ऑप्शन इसमें सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया एल्यूमिनियम, दूसरा आपका दिया गया एंटीमनी, तीसरा आपका दिया गया आर्सेनिक और चौथा आपका दिया गया फास्फोरस। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में हम लोग मिलाते हैं एल्यूमिनियम। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में, 12 में, 16 में 3 बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल किस प्रकार से व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया पूर्ण चालक की भांति, दूसरा आपका दिया गया पूर्ण अचालक की भांति, तीसरा आपका दिया गया अर्धचालक की भांति और चौथा आपका दिया गया कोई नहीं। तो इसका आंसर जिसको भी पता है वो लोग कमेंट में कमेंट करके बताओ। तो जो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है, वो आपका पूर्ण अचालक की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए आप लोग इसको ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। यानी कि हम लोग को बताना ये है कि एक ही तत्व के परमाणु हैं जो कि द्रव्यमान में तो अलग अलग हैं, परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका 2011 में, 13 में 2 बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है समभारिक, दूसरा आपका दिया गया सम न्यूट्रॉनिक और तीसरा आपका दिया गया समस्थानिक और चौथा आपका दिया गया समावर्ती। तो इसमें यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में तो भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। और आपको यहाँ पर याद भी रखना है कि जिन रासायनिक या आप कह सकते हैं जिन तत्वों के परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न भले ही हों, लेकिन अगर उनका रासायनिक गुण एक जैसा है तो वे समस्थानिक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में, 20 में और 22 में 3 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया h, दूसरा आपका दिया गया v अपान में म्यू, तीसरा आपका दिया गया है एच ई अपान में एच और चौथा आपका दिया गया एच अपान में ई। तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति
म्यू तथा निरोधी विभव बी के बीच में जो खींचा गया ग्राफ का जो ढलान होगा वो आपका हो जाएगा h/e। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। 2006 में, 10 में, 12 में 3 बार पूछा गया है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या प्रकट करती है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया अनुप्रस्थ प्रकृति, दूसरा आपका दिया गया अनुदैर्ध्य प्रकृति, तीसरा आपका दिया गया कण प्रकृति और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है वो आपका प्रकट करती है अनुप्रस्थ प्रकृति। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ये हमको इसमें बताना है। ये आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 2012 में, 17 में 2 बार पूछा भी गया है। तो हम लोग को इसमें ये चीज़ बतानी है कि वायु में तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन हम लोग को इसमें 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बताना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें अब आप लोग क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालना है। तो अपवर्तनांक आपका क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर से अपवर्तनांक तो हो जाएगा आपका n बराबर आपका हो जाएगा न्यू ए अपान में न्यू जी। ए आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका वायु के लिए है और ये आपका जो जी है ये आपका कांच के लिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से पता होगी। हम लोग को निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। किस में निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल हम लोगों को निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो ऊपर जी दिया गया इसको हम लोग इस साइड में ले आएंगे, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, न्यू जी बराबर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे म्यू ए अपान में आपका हो जाएगा एन। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हम लोग को निकालना यही है ना, म्यू जी निकालना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है म्यू ए, तो म्यू ए का मान कितना है, तो आप लोग जानते हैं इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अपान में आपका जो एन दिया गया है, एन कितना है 1.5। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कर दोगे 1.5। तो इसको जब इससे आप लोग काटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 निकल करके आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन को आपको देखना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आपका दिया गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको सही टिक लगा देना है। तो आप लोग इस पर सही टिक लगा दो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं और इनकी संभावना हर साल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अब हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं हर साल उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 2006 में, 7 में, 10 में, 16 में, 19 में, 22 में कुछ 6 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कला संबंध स्रोत आखिर क्या होता है। तो आप लोग इसका उत्तर इस प्रकार से बताएंगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं।
और 2 कला संबंध स्रोतों से इकाई स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कला संबंध स्रोत की, तो आप लोग इसमें एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा और ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ क्या हो, नियत रहे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कला संबंध स्रोत बोलेंगे। और 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो इस प्रकार से जो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, मैंने उसका उत्तर आपको बता दिया है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप लोग को इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में पूछा गया है। इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक आपका होता है मूल कण, एक आपका होता है प्रतिकण। तो यदि आपसे केवल मूल कण के बारे में पूछे तब भी आप लोग बता पाओगे, और यदि आपसे केवल प्रतिकण के बारे में पूछे तब भी आप लोग बता पाओगे, और दोनों यदि आपसे साथ में पूछ रहे तब भी आप लोग बता पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है मूल कण, आइए समझ लेते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जो मूल कण होते हैं वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, आपके मूल कण कहलाते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मूल कण होते हैं इनका निर्माण किन्हीं कणों से नहीं होता है, पहले से ही निर्मित होते हैं, उनको ही हम लोग मूल कण बोलते हैं। और मूल कण का जो एग्जाम्पल है आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से मूल कण का जो परिभाषा थी आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, मूल कण कहलाते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हमसे इसमें पूछा गया था प्रतिकण से क्या तात्पर्य, उसको भी हम लोग को इसमें बताना है। तो आगे आप लोग इसमें आप प्रतिकण में बता सकते हैं कि यदि 2 कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलेंगे। क्या होता है कि जब एक कण, यानी कह सकते हैं कि जब 2 कण आपस में मिल करके एक दूसरे का क्या करें, अस्तित्व ही समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा की प्राप्ति हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पॉजिट्रॉन जो आपका होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण हो जाता है। और साथ ही में आप लोग ये भी बता सकते हैं कि ये कण एक दूसरे से मिल करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से मूल कण तथा प्रतिकण की परिभाषाओं को आप लोगों ने समझा और साथ में उसका एक एक उदाहरण भी देख लिया। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले मूल कण, उसके बाद में फिर आप लोग प्रतिकण, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। 2007 में, 8 में, 18 में 3 बार पूछा गया है। 2023 में ये नहीं आया था, लेकिन 2024 में इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कांच के उत्तल लेंस को जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमको यहाँ पर याद रख लेना है। तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः जो आपका उत्तल लेंस होगा वह अब उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा, यानी कि व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में, 22 में, 23 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो इसका नियम भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, बाएं हाथ का नियम। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो आपकी होगी वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, बीच वाली उंगली आपकी धारा I की दिशा में
हो तो अंगूठा जो आपका होगा वो आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। इस प्रकार से आप लोग इसका चित्र भी देख सकते हो और आप लोग अपने हाथ को भी इस प्रकार से करके देख सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस प्रकार से क्या है कि आप लोग जो अपने हाथ को इस प्रकार से कह सकते हैं कि फैलाएं, जो आपका जो ये वाली उंगली हो एक दूसरे के लंबवत हो, और साथ ही में तो जो आपका लंबवत होगी तो ये आपका जो होगा, यानी कि जो ये वाली उंगली होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, जो बीच वाली उंगली होगी आपका विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, और ये आपका जो अंगूठा होगा आपका चालक पर बल को दिशा की प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग के हाथ का नियम क्या है, तो उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। तो इस प्रकार इस पेज पर भी हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, तो इसे भी आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग 2 और 3 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको समझेंगे। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन किए गए हैं वो भी आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, जैसा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो ये भी आपका 2 नंबर में आ सकता है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न हम लोग अभी आपको करवाएंगे जो आपके 2 और 3 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण जो आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको समझेंगे। फिर लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इस पेज को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। तो इसमें जो हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 23 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल 6 बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपका 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को हम लोग जब आपतित कराएंगे तो धातु की जो सतह होगी, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ो तो आपको दिमाग में एक क्वेश्चन और आंसर बैठ जाएगा कि जब किसी धातु की सतह पर हम लोग क्या करें, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा और इस घटना को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से याद कर लो। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से समझ लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में, 13 में, 14 में, 16 में, 19 में 5 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में भी आ सकता है। क्योंकि यदि कभी कभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए, तो उसमें आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, समीकरण देना पड़ेगा और साथ ही में उनके संकेतों को भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपका होता है हाफ mv² अधिकतम बराबर आपका हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाता है। और यहाँ पर यदि आप लोग एच को कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आपका एच म्यू माइनस में म्यू नॉट, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बता सकते हो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इस प्रकार से आपका होता है हाफ mv² अधिकतम बराबर आपका हो जाएगा एच म्यू माइनस में आपका एच म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और इसको आप लोग चाहो तो ये यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो फिर ब्रैकेट के अंदर आपका म्यू माइनस म्यू नॉट इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपका V अधिकतम है वो आपका उत्सर्जित प्रकाश अथवा हम लोग बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। यहाँ पर जो आपका म्यू दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाता है अवशोषित फोटान की आवृत्ति, और जो आपका H दिया गया है वो आपका प्लांक नियतांक है, और साथ ही में जो आपका म्यू नॉट यहाँ पर दिया गया है वो आपका धातु की देहली आवृत्ति
दौड़ती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अगले पेज पे बढ़ेंगे, वहां पर हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009 में, 16 में, 17 में, 22 में 4 बार पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत आखिर क्या है, उसकी व्याख्या हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो आप लोग सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो आपका तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और तरंगे जो आपकी होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है, यानी कि जो तरंगे होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइगेन्स ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, यानी कि जो हाइगेन्स थे उन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम जो आपका ईथर है उसकी कल्पना की। और इस काल्पनिक माध्यम में पाया गया है कि यह आपका बहुत भारहीन है, यानी कि इसमें भार नहीं है, इसमें भार नहीं है, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ईथर है भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। जो आपका ईथर होता है ये आपका भारहीन होता है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। और इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रकाश तरंग का जो संचरण होता है उसके लिए आवश्यक जितने भी गुण होते हैं सभी गुण आपके ईथर में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आगे इसमें बता सकते हैं कि यह माना गया कि ईथर का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है तथा इसकी जो आपका प्रत्यास्थता होता है बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगे चल सकती है, यानी कि इस प्रकार का जो काल्पनिक माध्यम है ईथर जैसा कि उसमें प्रकाश तरंगे चल सकती हैं। और जब यह तरंगे आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो फिर हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यही आपका पूरा था हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो। और साथ ही में इसको अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ आपको आज ही तैयार कर लेना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, यानी कि हम लोग को व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में 5-6 बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग भी आ सकता है कि व्यतिकरण क्या होता है बताइए, और अलग से आ सकता है कि विवर्तन क्या होता है बताइए। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि यदि आपसे अलग अलग पूछा जाएगा तो भी आप लोग बता पाओगे, और साथ में यदि एक में पूछ लिया गया कि इनका अंतर स्पष्ट कीजिए तो भी आप लोग आराम से बता पाओगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और दोनों अलग अलग में भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। 1 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे और 3 नंबर में भी आएंगे। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग व्यतिकरण और विवर्तन की हेडिंग लगा दोगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। वहीं पर जब हम लोग विवर्तन की बात करेंगे तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण तथा विवर्तन किस प्रकार से प्राप्त होता है, एक एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि व्यतिकरण जो आपका होता है वो प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की तीव्रता समान होती है, यानी कि जो व्यतिकरण होता है प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की जो तीव्रता होती है वो समान होती है। और वहीं पर जो विवर्तन होता है, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त पुंजों की तीव्रता जो होती है आपकी केंद्रीय प्रिज्म के
फ्रिंज के दोनों ओर घटती जाती है। तो इस प्रकार से पृथक्करण और विवर्तन में 2-2 पॉइंट हो गए। अब व्यतिकरण में आप लोग जो तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान भी हो सकती है और अथवा नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो व्यतिकरण के फ्रिंज होते हैं इनकी जो चौड़ाई होती है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आप लोग इसमें बताएंगे विवर्तन में कि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। व्यतिकरण में क्या था कि इसमें जो फ्रिंजें थी वो समान भी हो सकती हैं लेकिन नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं है। विवर्तन में कभी भी जो फ्रिंजें होती हैं वो समान नहीं हो सकती, समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपसे अलग अलग पूछा जाए तो भी आप लोग इस प्रकार से अलग अलग करके बता सकते हो। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। दो इसमें जो इस पेज पर जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लो। और इस प्रकार से इस और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब। प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इनकी प्लेटों के बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, वो भी आंशिक रूप से। तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार आ चुका है। तो इसीलिए आप जान सकते हो कि जब 6 बार आया है तो इसकी संभावना कितनी ज़्यादा है बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है तो इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर देखने से पहले सबसे पहले आपको उसको चित्र को समझना होगा। यदि आप लोग चित्र को समझ जाते हो ना तो फिर आपको ये थ्योरी जो यहाँ पर लिखी गई है सारी की सारी आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से लिख सकते हो आराम से। और यदि आपको चित्र समझ में नहीं आता है ना तो फिर आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत कठिनाई आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। पहली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी जो P1 और P2 जो प्लेट है इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं दोनों P1 और P2 इनके बीच में आपका एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसको हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ मानेंगे और उसकी जो मोटाई है वो आपकी मान लेंगे कि T है। यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, T है। और जो आपका बाकी शेष भाग इसमें जो बच जाता है उसमें आप लोग मानेंगे कि इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। और यदि यदि हम लोग वायु की बात करेंगे यानी कि ये तो आप लोग जान गए कि इसका जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने स्थान में घेरा हुआ है। तो आप लोग बता सकते हो कि टी स्थान में यहाँ पर ये भरा हुआ है। वहीं पर यदि हम लोग वायु की बात करेंगे कि वायु यहाँ पर कितने स्थान में है तो आप लोग क्या करेंगे, डी है आपका जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डी में से जब आप लोग टी को माइनस कर दोगे तो फिर आपका जो बाकी स्थान जो आ जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, इसी स्थान में आपको वायु भरा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग P1 प्लेट को यानी कि इस वाले प्लेट को जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण जो आपका P2 जो प्लेट होती है इस पर जो भीतरी सतह होती है इसके अंदर आपका माइनस क्यू आवेश आ जाता है और जो बाहरी सतह होती है इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका P2 प्लेट होती है आपकी धरती से जुड़ी होती है, इसी की वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल और केवल माइनस आवेश रह जाता है। तो इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक चित्र में वो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यानी कि ये और ये P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। फिर आप लोग बताएंगे इसमें जिनके बीच की दूरी कितनी है, D, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे एवं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रखी गई है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी P1 प्लेट है और P2 प्लेट है इसके बीच में कोई आपकी परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी गई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, T है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है।
आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस प्रकार प्लेटों के बीच d माइनस टी मोटाई में वायु, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, d आपका जो टोटल कितना है d है, जब हम लोग d में से माइनस टी कर देंगे तो फिर आपका वायु निकल करके आ जाएगा। तो d माइनस टी मोटाई में आपका वायु और तथा t मोटाई में आपका परावैद्युत माध्यम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जब हम लोग प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर आपका माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आगे हो जाएगा, तब प्लेटों के बीच वायु में वायु क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को यहाँ पर दो प्रकार से निकालना है। एक आपका निकालना है परावैद्युत माध्यम में वायु क्षेत्र की तीव्रता, और एक हम लोग को निकालना है वायु में वायु क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपका क्षेत्र था यहाँ पर, जो खाली क्षेत्र था, इसमें हम लोग वायु के लिए वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और जो आपका ये परावैद्युत माध्यम है इसके लिए हम लोग भी वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब वायु के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग दो बार निकालेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूत्र आपका होता है इस प्रकार से, ई नॉट बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप लोग जानते हो जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू अपान में क्या होता है ए होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो सिग्मा को ना लिख करके यही चीज लिख दो ना, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या किया है, सिग्मा को ना लिख करके क्यू अपान में ए लिख दिया, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो परावैद्युत माध्यम में वायु क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग याद करें तो यहाँ पर केवल और केवल के रहेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सिग्मा था और सिग्मा की जगह पर हम लोग ने क्यू अपान में ए यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आप ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर आगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब क्या हो जाएगा, आपका b बराबर क्या होगा, b1 प्लस b2। अब आप लोग क्या करोगे, b बराबर आपको यहाँ पर ed यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग b1 की बात करेंगे तो b1 की जहाँ पर आप लोग जब ed निकालोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो वायु क्षेत्र है वो क्या है, वायु के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट यहाँ पर लिखेंगे। ई नॉट लिखेंगे, उसका फिर हम लोग दूरी की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान ये घेरेगा वायु वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना स्थान बताया था, d माइनस टी बताया था ना, तो यही चीज यहाँ पर आपको लिख देना है, ई नॉट ब्रैकेट में आपका d माइनस टी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे जब परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पर जो आपका E होगा ये आपका यहाँ से E आ जाएगा। उसका फिर इसकी जो मोटाई कितनी थी वो मैंने आपको बताई थी T थी, तो यहाँ से इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपका ई नॉट है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ई नॉट है, ई नॉट की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो ई नॉट बराबर क्या था आपका, ई नॉट बराबर था आपका क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए था ना, तो हम लोग चाहें तो ई नॉट की जगह पर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी, तो आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। उसके यहाँ पे हम लोग ई की जगह पर हम लोग ई का मान लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे। तो ई की जगह पर हम लोग प्लस में लगा कर क्या लिखेंगे, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, और बाद में फिर आपका जो इंटू में टी है, तो टी तो आपका यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे आप लोग क्या करोगे इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ पर कॉमन निकालोगे आप लोग, तो कॉमन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पर भी आपका इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही चीज हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, आपका कॉमन निकल कर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, आपका D माइनस टी बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, T अपान में K बचेगा। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान तो आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका होता है C बराबर Q अपान में B होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q तो Q सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो B है, B की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख देंगे। तो ये वाला मान जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सारी चीजें आप उठाकर यहाँ पर लिख दोगे B की जगह पर। तो B की जगह पर क्या लिखोगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। फिर आपका जो एप्सिलॉन नॉट A है इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि आपका बटे में है। तो फिर नीचे क्या बचेगा आपका D माइनस टी प्लस टी अपान में K। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दिया था। तो C बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A
अपान में आपका हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान में के। इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर के आ जाएगा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए मैंने सूत्र को आपका निगमन बता दिया इस प्रकार से, जब इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों ने आंशिक रूप से परावैत पदार्थ रखा हो। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होने वाला है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख भी सकते हैं कि 2012 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आज ही नोट करके और आज ही तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके सारी चीज़ मैं आपको बताते जाऊंगा और आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले आप उसमें बताएंगे कि माना कोई लेंस है ऐसे माध्यम में रखा है। मान लीजिए आपका कोई एक लेंस है जो कि आपका एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का जो माध्यम है वो n1 है, यानी कि समान है, यानी कि इधर का माध्यम भी समान है और इधर का भी माध्यम समान है। या फिर आप लोग मान लीजिए कि इधर दोनों तरफ आपकी वायु भरी हुई है, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि जो आपका लेंस है एल, जो आपका जो एल लेंस है वो आपका एक ऐसे माध्यम में रखा है, इसका दोनों जो माध्यम है वो कैसा है, समान है, दोनों ओर का माध्यम। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है वो आपका n2 है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। और साथ ही में आपको जो लेंस के दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो r1 व r2 है। तो इस प्रकार से आपका जो लेंस होता है ना, तो इसमें आपके दो कह सकते हैं कि पृष्ठ हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि इसमें जो आपका इधर वाला जो पृष्ठ है इसकी जो वक्रता त्रिज्या आपकी हो जाएगी r1 और इधर वाले की जो हो जाएगी उसको हम लोग r2 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको ध्यान से समझना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका O है, इस पर आपका क्या रखा है, कोई वस्तु रखी हुई है। तो फिर जब आपकी वस्तु यहाँ से जाएगी ना, तो या मान लीजिए यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो आपका कैसा है, ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। और जो आपका लेंस है ये आपका कैसा है, सघन माध्यम है। तो ये आपका जब ये आपका जो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, ये यदि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, तो आप लोग ध्यान देंगे कि अब आप लोग जब यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये आपका अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका वस्तु रखा गया है, तो जब ये आपका यहाँ से जाएगा तो यह क्या है, ये आपका है विरल माध्यम, और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अवलंब की ओर झुकेगी थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका इसकी वजह से जब ये आपका यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आई डैश आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि मान लीजिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो, यानी कि वस्तु जहाँ पर रखी हुई है वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो वस्तु से लेकर के जो आपका लेंस है, लेंस के बीच की दूरी कितनी है उसको हम लोग क्या बताएंगे, u से बताएंगे। तो आपका ये u हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से, यानी कि इसका जो प्रथम पृष्ठ है इसी पर से तो टच होने के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यानी कि जो आपका लेंस है, लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, उसको हम लोग b डैश बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका i डैश है, तो इसीलिए हम उसकी बीच की दूरी कितनी बताएंगे, b डैश, इस प्रकार से बता देंगे। फिर आगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि गोलीय अवतल दर्पण के लिए जो आपका अपवर्तन का सूत्र होता है आपका इस प्रकार से हो जाता है कि n2 अपान में आपका हो जाएगा b, माइनस में आपका हो जाएगा n1 अपान में u, बराबर आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान में r। ये सूत्र उसके लिए है जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, उस चीज के लिए सूत्र होता है आपका। तो प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम लोग बात करेंगे, इस वाले पृष्ठ के लिए बात करेंगे, तो आप लोग ये सूत्र बताएंगे n2 अपान में v, माइनस में आपका हो जाएगा n1 अपान में u, बराबर आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान में r। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपको ये क्या है, मेन वाला सूत्र है। अब इसमें जो चीजें यहाँ से रखने वाली है उसको आप लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग n2 ध्यान दोगे तो n2 का तो n2 रहेगा, क्योंकि n2 आपका इसी प्रकार से रहेगा, सेम सेम। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो आपका v दिया है, तो यहाँ पर b कितना है, v डैश है। तो इसकी जगह पर b की जगह पर v डैश कर देंगे, फिर माइनस में लगाएंगे, फिर आप लोग n1 लिखोगे, अपान में u लिख दोगे, फिर बराबर आपका n2 माइनस n1 अपान में r। ये आपको पूरा सेम रहेगा, केवल यहाँ पर b की जगह पर b डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका v डैश है, प्रतिबिंब की जो दूरी है b डैश है। तो इसलिए आप लोग ये चीज लिख करके इसको समीकरण फर्स्ट बना लोगे। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करेंगे, यानी कि इस वाले पृष्ठ के लिए बात करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना अब कि मान लीजिए कि अब आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इधर साइड वाले पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग केवल इस पर ध्यान देंगे। तो जब आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये आपका क्या है, मान लीजिए क्या आपका ये एक वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है। अगर ये मान लीजिए जो प्रतिबिंब आपका बना था प्रथम पृष्ठ के लिए, अब मान लीजिए आपका ये एक वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे इस प्रकार से, यहाँ से आपका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा, इसको हम लोग आई नाम दे देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। तब ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो आपका ये है, ये आपका क्या है, आपका मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपका प्रतिबिंब बनना है ना, इस प्रकार से आपका बनना, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है ध्रुव, यानी कि जो आपका लेंस दिया गया, लेंस से जो आपका प्रतिबिंब बनना है, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं इसकी बीच की दूरी कितनी है, आप लोग इस प्रकार से b बता दोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग b बता दोगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये वस्तु जो आपके इस वस्तु के रूप में कार्य कर रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीचे आप लोग जब ध्यान दोगे तो यह क्या है, यहाँ से यानी कि पूरा प्रथम जो पृष्ठ था लेंस का, वहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी थी, b डैश थी। और जो लेंस है, लेंस की मोटाई कितनी है, t है। तो ये आपका क्या था, लेंस की जो मोटाई वो भी इसमें इंक्लूडेड थी b डैश में। बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ से आपका क्या था, b डैश थी यहाँ से, तो इसमें क्या था, लेंस की जो मोटाई है वो इसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन हम लोग को यहाँ से निकालना है, यानी कि लेंस की मोटाई को नहीं इंक्लूड करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, b डैश में माइनस टी कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई आपकी हो जाएगी v डैश माइनस टी हो जाएगा इस प्रकार से। तो जब आप लोग लेंस की मोटाई घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल करके आ जाएगी द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो अब आप लोग यहाँ पर लगाएंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो आपका जो प्रकाश किरण थी, जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो उसके लिए सूत्र आप लोगों ने इस प्रकार से सूत्र लगाया था। लेकिन जब आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो उसके लिए जो सूत्र होगा एकदम उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि जहाँ पर n2 है वहाँ पर n1 हो जाएगा, और जहाँ पर n1 है वहाँ पर n2 हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका जहाँ पर n2 था वहाँ पर n1, और जहाँ पर n1 था वहाँ पर n2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, n1 अपान में क्या हो जाएगा, v माइनस में आपका हो जाएगा n2 अपान में u हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान में r, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर लिख देना है n1 अपान में v तो सेम रहेगा, माइनस में आपका हो जाएगा n2, और अपान में जो आपका u यानी कि वस्तु के बीच की दूरी कितनी थी, b डैश माइनस टी बताया था ना आपको, तो यही चीज आप कर दोगे, b डैश माइनस टी, फिर बराबर आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान में r2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि यदि जो लेंस हो अत्यंत पतला हो जाए, यानी कि यदि जो लेंस है वो आपका वो अत्यंत पतला हो जाए, यानी कि जो टी का मान है, माइनस जो आपका टी है लेंस है, वो नगण्य हम लोग इस प्रकार से मान ले, तो जो आपका बी डैश माइनस टी है, इसकी जगह हम लोग केवल बी डैश भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेंस बहुत पतला हो जा रहा है तो उसकी जगह हम लोग केवल बी डैश इस प्रकार से मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ने बी डैश माइनस टी लिखा था, वहाँ पर केवल हम लोग बी डैश भी लिख सकते हैं यदि लेंस अत्यंत पतला हो जाए। तो यही चीज आप लोग यहाँ पर कर दोगे, n1 अपान में v हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा n2 अपान में v डैश, बराबर आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान में r2, इस प्रकार से आपको हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड बना लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका समीकरण फर्स्ट था और समीकरण सेकंड था, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आप लोग इस प्रकार से समीकरण लिखोगे कि समीकरण एक को व दो को जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि जो आपका दाहिने साइड होगा, दाहिने साइड का दाहिने साइड में जोड़ेंगे और बाएं साइड का बाएं साइड में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे समीकरण एक में इस साइड वाला जो है इसको हम लोग समीकरण सेकंड के इस साइड वाले से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे n2 अपान में b डैश माइनस n1 अपान में u, यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, n2 बी अपान में बी डैश माइनस में n1 हो गया अपान में u हो गया, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर समीकरण सेकंड का जो आपका इस साइड वाला था उसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे, n1 अपान में b माइनस में आपका n2 अपान में b डैश, यानी कि प्लस करके ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका जो समीकरण फर्स्ट था उसमें जो आपका इधर साइड वाला था, इसको हम लोग समीकरण सेकंड के इधर साइड वाले से जोड़ देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे, n2 बराबर आपका हो जाएगा n2 माइनस में आपका n1 अपान में r1, प्लस में आपका हो जाएगा n1 अपान में n1 माइनस n2 अपान में r2, यानी कि दोनों चीजें, ये वाला यहाँ आ गया, प्लस में आपका हो गया ये वाला यहाँ आ गया, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके आगे अब आपको क्या करना है, उसको अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें कट सकती हैं, तो जो चीजें कट जाएंगी उसको आप लोग यहाँ पर काट दोगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, ये n2 अपान में v डैश और आपका जो n2 अपान में v डैश, ये आपका माइनस में है आपका प्लस में है, तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल n1 अपान में u, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे इस साइड में ले आएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा n1 अपान में u यहाँ पर हो गया,
उसका फिर आपका क्या था N1 अपान में V, यानी कि N1 अपान में V माइनस में आपका हो जाएगा N1 अपान में U। इस प्रकार से आपका हो गया, बराबर आपका क्या हो गया, बराबर आपका पूरा ये सेम इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा N2 माइनस में N1 अपान में R1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है इसको जो हम लोग बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्लस है आपका माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस N2 माइनस आपका हो जाएगा N1 अपान में R2। इस प्रकार से आपका हो गया, क्योंकि कॉमन लेने के लिए हम लोग कुछ चीज को बाहर लेकर के आ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो आपका जो बराबर से जो पहले वाला जो संख्या ये चीज दी गई है, इसमें क्या कॉमन मिलेगा उसको कॉमन निकाल लेना है, और बराबर के बाद वाली जो चीज दी गई है इसमें जो चीज कॉमन मिलेगी उसको हम लोग को यहाँ पर निकाल लेना है। तो जो आपका यहाँ पर जो N1 अपान में V है माइनस में N1 अपान में U है, तो इसमें आपका N1 दोनों में है, तो दोनों में ये कॉमन निकाल लोगे तो आपका हो जाएगा 1 अपान में V माइनस में 1 अपान में U। ये N1 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन इस प्रकार से लिख दोगे N1 बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया N2 माइनस N1 अपान में R1 माइनस में आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान में R2। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दी गई, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे ये N2 माइनस N1 यानी कि इसमें भी है इसमें भी है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कॉमन लिख दोगे, ये N2 माइनस में N1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। इस प्रकार से आपका ये बच जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ पर क्या करना है उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, यही चीज सेम यहाँ पर लिखोगे 1 अपान में V माइनस में 1 अपान में U। अब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा N2 अपान में हो जाएगा आपका N1 माइनस में आपका N1 अपान में हो जाएगा N1। इस प्रकार से आपका हो गया, और इसके अंदर जो ब्रैकेट में था 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2, तो ये सेम रहने वाला है। तो यहाँ से आपका जो N1 है N1 से N1 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अब आप लोग इसमें आगे देखेंगे तो आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं सेम चीजें आपकी रहने वाली 1 अपान में V। इस प्रकार से मैं सही से रख देता हूँ पहले, क्या होगा 1 अपान में B माइनस में 1 अपान U बराबर आपका क्या था N2 अपान में क्या था N1 था, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया था, बाकी ये चीजें सेम थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा आपका 1 अपान में B माइनस में आपका हो जाएगा 1 अपान में U हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे N2 अपान में N1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं N माइनस 1। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो N2 अपान में N1 की जगह पर N माइनस 1 लिख सकते हो, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये चीज सेम रहने वाली है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग चाहो तो 1 अपान में B माइनस में 1 अपान में U की जगह पर 1 अपान F लिख सकते हो, तो ये चीज आप यहाँ पर लिख दोगे 1 अपान F बराबर आपका हो जाएगा N माइनस 1, यानी कि N माइनस 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यही जो सूत्र निकल करके आ गया यही आपका पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग से आगे एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा गया था कि इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जो अवतल लेंस के लिए जो R1 होता है, R1 जो आपका होता है वो ऋणात्मक होता है तथा R2 धनात्मक होता है, तो इसीलिए आपका जो n होता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि n का मान होगा वो 1 से अधिक हो सकता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर कर दोगे 1 अपान में F बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, फिर आपका हो जाएगा 1 अपान में R1। R1 हमने आपको बताया था कि R1 क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो जब आप यहाँ पर ऋणात्मक करोगे तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान में क्या हो जाएगा माइनस R1 माइनस में आपका हो जाएगा 1 अपान में R2। फिर बराबर आप लोग करोगे तो ये आपका क्या था यहाँ पर जो माइनस लिखा गया है ना, तो ये चीज यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपान में R1 प्लस में आपका 1 अपान में R2। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि अतः अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है एवं इनके प्रकारों का वर्णन करो, तथा ट्रांसफार्मर की बनावट, कार्यविधि और साथ ही में ट्रांसफार्मर में जो आपका ऊर्जा क्षय के जो कारण होते हैं उसको भी हम लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर इसमें पूछा गया कि सिद्धांत बताओ, तो सिद्धांत बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रकारों का वर्णन करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर की बनावट को देखेंगे, फिर कार्यविधि। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे ऊर्जा क्षय के कारण, यानी कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण क्या होते हैं उसे भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर क्या होता है। तो इस प्रकार से चित्र भी मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिभाषा को पढ़ना है, ट्रांसफार्मर में क्या परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है यदि आपसे पूछा जाए तो।
तो आप लोग बताओगे कि ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह आपका एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के जो मान होता है उसको हम लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, और ये चित्र आपको बनाना भी पड़ेगा। जब आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो चित्र भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये चित्र जो आपका है एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग जब बनावट को देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको पूरा समझा देंगे किस प्रकार से आपको चित्र को बनाना है। तो एक बार मैं फिर से भी यहाँ से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो चित्र है किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है किन चीज़ों से बनता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लोग बता सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहे की जो प्लेट होती है या कह सकते हैं कि नर्म लोहे की जो पत्तियां होती हैं उनको हम लोग एक के ऊपर एक रख करके आयताकार पतली कोट बनाते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे रखा गया, यानी कि एक के ऊपर एक पत्ती रखी गई, उसके ऊपर एक, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी पत्तियों को हम लोग रख करके एक आयताकार पतली कोट बनाते हैं। तथा तांबे के तार से, यानी कि जो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका तांबे का तार है, और तांबे के तार को लपेट करके हम लोग एक इधर कुंडली बनाते हैं, एक इधर कुंडली बनाते हैं। इस वाली कुंडली को हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और ये वाली कुंडली आपकी द्वितीय कुंडली कहलाती है। फिर जो आपकी प्राथमिक कुंडली होती है इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का चित्र होता है, तो इसे आप लोग समझ लीजिए। आगे हम लोग बनावट में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर है उसे हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारी बारी है कि अगला पॉइंट इसमें आपका था कि इसका सिद्धांत क्या है। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बारी है ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है उसको समझने की। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में हम लोग बता सकते हो कि यह आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है यह आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह आपका प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और साथ ही में यह आपका केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ में नहीं। तो इस प्रकार से सिद्धांत में आपको यही चीज़ लिखनी है। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और साथ ही में याद भी कर लीजिए कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह केवल आपका प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ में नहीं। तो इस प्रकार से सिद्धांत भी आपने समझ लिया है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में बताइए। तो इसके जो प्रकार होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बताओगे सबसे पहले प्रकार, उसके बाद फिर आप लोग इसमें लिखोगे कि कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाता है ऊंचाई ट्रांसफर, और दूसरा आपका हो जाता है अपचाई ट्रांसफर। तो ऊंचाई ट्रांसफर में आपको क्या चीजें लिखनी है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग बताओगे कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो ऊंचाई ट्रांसफर होता है, यानी कि पहला वाला जो आपका होता है यह आपका निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। तो इसे ही हम लोग ऊंचाई ट्रांसफर बोलते हैं। दूसरा इसमें आपका हो जाता है अपचाई ट्रांसफर। तो ये आपका एकदम अपोजिट होता है ऊंचाई ट्रांसफर के। तो इसमें हम लोग बता सकते हो कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो आपका ऊंचाई ट्रांसफर था वो आपका निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल रहा था, और जो आपका अपचाई ट्रांसफर है वो आपका उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इतना बताओगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बनावट के बारे में कि ट्रांसफार्मर आपका किस प्रकार से बना होता है। वैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार से ट्रांसफार्मर लोग देख सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नर्म लोहे की प्लेट को या कह सकते हैं कि नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके पटलित आयताकार कोड बनाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम लोग उसको तांबे की तार से लपेट देते हैं। ठीक है, आगे यही चीज़ आप लोग बताओगे कि तथा हम लोग तांबे के तार को लपेट करके दो अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। तो इसमें आपकी दो कुंडलियाँ आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसमें आपकी जो पहली कुंडली इसको हम लोग यहाँ से लपेटेंगे तो तांबे के तार से, तो आपकी प्रथम कुंडली बन जाएगी, इसे हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, और उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे। और जब हम लोग दूसरा बार यहाँ पर तांबे के तार से लपेटेंगे तो इसको हम लोग द्वितीय कुंडली बोलेंगे,
और इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है और साथ में ये भी आपको बता देना है कि प्राथमिक कुंडली को हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से बनावट में जो चीज़ थे मैंने आपको समझा दी है कि इसमें हम लोग नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार पतली कोण बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेट करके दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत या फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो बनावट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसकी कार्यविधि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो कार्यविधि है, कार्यविधि में सॉल्व करने से पहले, फॉर्मूला निकालने से पहले आप कुछ चीज़ें लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका क्या होता है, वह आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अन्योन प्रेरण की जो घटना होती है उस पर आधारित होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो, हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्राथमिक कुंडली को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो फिर जो आपका प्राथमिक कुंडली होती है इसके जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग प्राथमिक कुंडली में धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली की जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो आपकी द्वितीय कुंडली होती है उसमें आपका जो विद्युत वाहक बल होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कार्यविधि में सबसे पहले कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि जब हम लोग प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग जब प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो आपका द्वितीय कुंडली होती है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कार्यविधि में सबसे पहले आप लोग वो चीज़ लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। उसके बाद फिर आप लोग आगे इसमें बताओगे कि फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में, तो ये आपका जो ई है, ई आपका है विद्युत वाहक बल और पी आपका है प्राथमिक कुंडली। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ईपी बराबर आपका हो जाएगा माइनस एनपी। एन क्या है आपका फेरों की संख्या है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। उसके बाद फिर आप लोग बता सकते हो डी फाई अपान में डी टी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग द्वितीय कुंडली में भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ई एस, यानी कि द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर आपका हो जाएगा माइनस में आपका एन एस, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा डी फाई अपान में डी टी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड बना देंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को जब हम लोग भाग देंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा ये हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन पी डी फाई डी टी, इस प्रकार से आपका हो गया ना, बटे में आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा एन एस, ठीक है, एन एस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी फाई अपान डी टी, इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर जो आपका डी फाई अपान डी टी है इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा केवल बचेगा आपका एन पी अपान में एन एस बचेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि एन पी अपान में एन एस केवल बचेगा। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि ई पी अपान में ई एस, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल बटे में आपका हो जाएगा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर आपका होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और बटे में आपका हो जाएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो यही आपका सूत्र होता है कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का। और उसमें जब आप लोग इससे कह सकते हैं कि इससे आपका जरूरत पड़ेगी, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो उसमें आपको उस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप सूत्र को याद कर लेना है। अब आगे इसमें एक सूत्र आपको यहाँ पर और भी याद रखना है कि निवेशी शक्ति बराबर होती है आपकी निर्गत शक्ति, यानी कि जो आने वाली शक्ति होती है जो निवेश करती है और जो जाने वाली शक्ति होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर बता सकते हो शक्ति को हम लोग पी से परिचित करते हैं, तो आपका हो जाएगा पीपी, यानी कि पी मतलब कि यहाँ पर जो आपका पी है आपका शक्ति है और जो आपका यह पी है आपका प्राथमिक कुंडली है। और यहाँ पर क्या है, पी आपका जो शक्ति है, जो आपका यस है वो आपका द्वितीय कुंडली है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा पीपी बराबर पी एस। इस प्रकार से आपका हो गया। तो आप लोग यहाँ पे आगे लिखोगे इस प्रकार से कि पी की जगह पर आप लोग क्या सकते हो, बीपी इंटू आई पी हो जाएगा बराबर आपका बी एस इंटू आई एस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो आई एस होगा उसको हम लोग आई पी के बटे में ले आएंगे, जो आपका बी पी एस को हम लोग अब बी एस के बटे में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आई पी अपान में आई एस बराबर आपका हो जाएगा बी एस अपान में बी पी। तो इसमें आपका क्या है, जो आपका आई पी है यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा और आपका आई एस है आपका द्वितीय कुंडली में धारा। यहाँ पर जो बी एस है आपका द्वितीय कुंडली में वोल्टता और आपका जो बीपी है आपका प्राथमिक कुंडली में वोल्टता। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो जाता है। तो कार्यविधि में मैंने आपको समझा दी, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर इस जो आपका क्वेश्चन होता है ट्रांसफार्मर, इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि आपका हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में
ऊर्जा क्षय के कारण। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसको भी समझना पड़ेगा। तो जो ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय के जो कारण होते हैं, उसमें आपके 4 कारण आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपका है भंवर धारा हानि, दूसरा पॉइंट आपका है ताम्र हानि, तीसरा पॉइंट है आपका क्षैथिल्य हानि और चौथा पॉइंट इसमें आपका चुंबकीय क्षरण के कारण हानि। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपसे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना बताओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी भी डिटेल थी, जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती हैं, सभी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।